ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ग्वालियर से बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी के जवान के साथ झड़प। प्रवीण पाठक की सीआरपीएफ जवान के साथ झड़प हुई है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की भी झड़प हुई है। बुजुर्ग को मोबाइल अंदर नहीं ले जाने को लेकर विवाद हुआ है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी के जवान के साथ झड़प हुई है। प्रवीण पाठक की सीआरपीएफ जवान के साथ झड़प हुई है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की भी झड़प हुई है। दरअसल मामला ये बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग मोबाइल अंदर ले जाना चाहते थे और मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया गया। इसको लेकर यहां पर विवाद हो जाता है। कांग्रेस प्रत्याशी उन बुजुर्ग के समर्थन में आते हैं और जो जवान हैं उनके साथ झड़प करते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्वालियर की हैं। क्या हुआ है वहां पर एक बार सुन लीजिए। कह रहा हूँ आप वोटरों को मत लौटाइए वापस। सर मोबाइल लेकर के सर बुजुर्ग आदमी किसके पास रख जाएगा मोबाइल? सर नहीं, कहाँ ले जाएगा सर? यह कह रहा हूँ आप वोटरों को मत लौटाइए वापस। सर मोबाइल लेकर के सर बुजुर्ग आदमी किसके पास रख जाएगा मोबाइल? सर नहीं, कहाँ ले जाएगा सर? यह कह रहा हूँ आप वोटरों को मत लौटाइए वापस। सर मोबाइल लेकर के सर बुजुर्ग आदमी किसके पास रख जाएगा मोबाइल? सर नहीं, कहाँ ले जाएगा सर? तो जो नियम है, नियम के मुताबिक आप मतदान स्थल में अंदर जहां वोट कास्ट करते हैं वहां पर आप मोबाइल नहीं लिए जा सकते। और इसी को लेकर ये जवान समझा रहे हैं कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशियों को। और कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप वोटर्स को मत रोकिए। बिल्कुल। बैतूल से अगली बड़ी खबर, मतदान कर्मचारी को मिर्गी का दौरा आया है। 2 घंटे तक मतदान केंद्र में कर्मचारी जो है वो बेहोश पड़ा रहा। 2 घंटे बाद मतदान केंद्र पर एम्बुलेंस पहुंची और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी दिखाता है। कर्मचारी को इलाज के लिए मुल्ताई फिलहाल ले जाया गया है। दामजीपुरा स्कूल में जो कर्मचारी है जनक लाल यादव, वो चपरासी का काम करता है। ग्राम दातोरा में मतदान केंद्र नंबर 149 का ये पूरा मामला, जहां पर जो मतदान कर्मी है उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। मतदान केंद्र में करीब 2 घंटे तक जो कर्मचारी है वो बेहोश पड़ा रहा और 2 घंटे बाद मतदान केंद्र पर एम्बुलेंस पहुंचती है। फिलहाल कर्मचारी को इलाज के लिए मुल्ताई ले जाया गया है, लेकिन यहां पर एक लापरवाही जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है कि 2 घंटे के इंतजार के बाद एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है। फिलहाल जो कर्मचारी है उसका इलाज जारी है। दामजीपुरा स्कूल में जो कर्मचारी है जनक लाल यादव, वो चपरासी का काम करते हैं। और ग्राम दातोरा में मतदान केंद्र नंबर 49 की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ ये लापरवाही कहीं ना कहीं कमी चुनाव आयोग की भी है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से प्राथमिक इलाज की व्यवस्था हर मतदान केंद्र पर की जाती है। बेमेतरा के घटोली गांव में मतदान बहिष्कार किया गया है। मतदान केंद्र में ग्रामीणों ने पूरी तरह से ताला लगा दिया है। पीने के पानी की मांग इन ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है और ग्रामीणों को मनाने फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मौके पर एसडीएम समेत पुलिस बल मौजूद है और सभी की तरफ से इन ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि आप इस तरह से मतदान का बहिष्कार मत कीजिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए। लेकिन अभी भी घटोली गांव के जो लोग हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में इतने सालों से पीने की पानी की समस्या है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली है। इस वजह से वो इस बार वोट कास्ट नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी गोकरण येदू जुड़ गए हैं बेमेतरा से। गोकरण, क्या अपडेट है इसको लेकर? क्या घटोली गांव के लोगों को मनाया गया है? जी मनु, मैं बता दूं, अभी हम इस वक्त घटोली गांव में खड़े हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है इसको अभी ताला को तोड़ करके खोला गया है। ये देखिए, ये ताला को अभी तोड़ करके खोला गया है, लेकिन जो ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे थे वो अब अपने घरों में जाना शुरू कर दिए हैं, मतदान केंद्र से हटना शुरू कर दिए। ये देखिए, जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे वो मतदान केंद्र के सामने से हट गए हैं और ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। समस्या ये है कि लगातार यहाँ से 20 वर्ष से जो पानी की समस्या है वो अभी तक दूर नहीं हुई है। लगातार कई बार ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे और उसके बाद में जनप्रतिनिधियों के पास भी पहुंचे, लेकिन यहाँ जो पीने का जो पानी का समस्या है वो अभी तक दूर नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज जो है मतदान केंद्र के पास ग्रामीण पहुंचे और मुख्य गेट पर ताला लगा करके ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। जी गोकरण, ये बताइए कि प्रशासनिक स्तर पर क्या आश्वासन दिया जा रहा है, किस तरीके से समझाइश दी जा रही है ग्रामीणों को?
जी मनु, मैं बता दूं कि ये प्रशासनिक स्तर पर अभी लोगों को समझाई जा रही है कि मतदान जरूरी है, मतदान आपका अधिकार है, लेकिन ग्रामीण इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। ऐसे बोल करके ग्रामीण यहाँ से जो मेन गेट था, ये आपके मेरे पीछे जो दिखा रहा हूँ, ये मेन गेट है और यहाँ पे ग्रामीण अभी कुछ देर पहले डटे हुए थे, लेकिन जब प्रशासन की टीम के द्वारा ताला को तोड़ा गया तो उसके बाद से ग्रामीण अपने आप जो है वो गेट के पास से लगातार मूव कर लिए, अपने घरों की ओर मूव कर लिए। क्या वोट डालने के लिए राजी हुए हैं और क्या इस मतदान केंद्र पर सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा है? जी मनु, लगभग अभी 11:30 बज गए हैं और सुबह 7 बजे से मतदान जो शुरू हुआ है वो अभी तक ग्रामीण एक वोट भी यहाँ पे डालने के लिए अंदर पोलिंग बूथ जो है वहां नहीं पहुंचे हैं। जी मनु, जनप्रतिनिधि क्या वहां पर मौजूद है कोई समझाइश देने के लिए? चूंकि आप बता रहे प्रशासनिक अमला मौजूद है, क्या कोई जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद? गौकरण, आप तक आवाज पहुंच? जी मनु, जिला पंचायत के जो पंचायत की जो सदस्य है प्रज्ञा निर्वाणी, वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनके द्वारा भी समझाइश दी जा रही है और लोग जो है गांव के लोग उनकी बात को भी नहीं सुन रहे हैं। और पानी ठीक है गोकर्ण, आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे अपडेट के साथ। आप खबर तैयार रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ गया छत्तीसगढ़ का। 29.90% मतदान छत्तीसगढ़ का है। पर देखिए मध्य प्रदेश में 11 बजे तक का मतदान 30.21%। ये 11 बजे तक के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं वोटिंग परसेंटेज के। करीब 4 घंटे का ये आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में 29.90% मतदान अभी तक हो चुका है। वहीं पर मध्य प्रदेश में 30.21% मतदान हो चुका है। और बिल्कुल सोनाली, इस बार अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ से आगे मध्य प्रदेश इस वक्त चल रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 चरणों में बेहतरीन वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ वासियों ने खूब जमकर वोट किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में ये वोटिंग प्रतिशत अभी के हिसाब से कैसा है, इसका विश्लेषण करवाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ से इस बार बेहतर परसेंटेज मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 30.21%। देखिए मधु जी, पिछले दोनों फेजेस में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से पिछड़ता रहा, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, उनके एफर्ट्स या यूं कहें कि प्रशासन ने अंडर द स्वीप प्रोग्राम ऐसी एक्टिविटीज की जिसका असर दिख रहा है। देखिए, ये 30% अगर मध्य प्रदेश रिपोर्ट कर रहा है तो इसका तात्पर्य है 2 घंटे 4 घंटे में, तो रिमेनिंग जो आवर्स हैं यानी 11 आवर्स का टोटल ये ड्यूरेशन है, तो इसमें ये माना जा सकता है कि दोपहर का कुछ समय छोड़ दें जब हीट वेव तेज होती है, तो इवनिंग में ये परसेंटेज और बढ़ सकता है। तो ये पिछले दोनों फेजेस को इस फेज में मध्य प्रदेश की 9 सीट्स पर परसेंटेज यानी वोटर टर्नआउट बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वाणी अहलूवालिया जी जुड़ी हैं। वाणी अहलूवालिया जी, सबसे पहले तो मैं तो चाहूंगी कि इसी पर आप कमेंट कर दीजिए कि 30.21% मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है, जो पहले के जो 2 चरण हुए हैं उनसे अधिक है और संतोषजनक भी कहीं ना कहीं अभी तक की स्थिति मानी जा रही है। जी, 2019 में इस बेल्ट में ये 9 सीटों में 66.6% के लगभग का वोटिंग आया था प्रतिशत। और अभी तक के जो रुझान हम देख रहे हैं वो बहुत इनकरेजिंग है, सकारात्मक है। और ऐसे ही अगर दिन भर रहा तो शाम को 6 बजे तक मुझे लगता है कि हम शायद 66% ईश्वर चाहे तो हम वो क्रॉस भी कर लें। और ये जो उत्साह है लोगों में ये बना रहे आगे चौथे चरण में भी, और लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपना धर्म मानते हुए इसको पूरा करें। बिल्कुल। स्वदेश शर्मा जी, इसी पर मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी कि प्रयास तो चुनाव आयोग की तरफ से भी किए गए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किए गए हैं, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी लगातार अपील की है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, चाहे किसी को भी वोट दीजिए।
देखिए, बिल्कुल सच बात है। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सबको मतदान करना चाहिए और आगे आना चाहिए। सरकार की, चुनाव आयोग की भी बहुत ज़्यादा महती भूमिका होती है, लेकिन परसेंट कम होने के कारण आपने खुद स्क्रीन पर दिखाए हैं अभी। जैसे एक गांव में पानी नहीं है तो उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया और मतदान केंद्र का ताला लगा दिया, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। अभी तक 20 सालों से आपकी मध्य प्रदेश सरकार है, 15 साल पिछले बार सरकार आपकी छत्तीसगढ़ में रही, लेकिन गाँव में पीने का पानी नहीं है। और आप कह रहे हैं अभी एक व्यक्ति को रोज़ाना विज्ञापन आता है, मैं देखता हूँ, अखबारों में भी छपता है, टीवी चैनल पर भी आता है कि चुनाव आयोग ने, सरकार ने व्यवस्था की है हर पोलिंग बूथ पर एक चिकित्सक और चिकित्सा की सारी सुविधाएं मुहैया किया जाना। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मिर्गी आई और वो 2 घंटे तक वहाँ बेहोश पड़ा रहा, 2 घंटे बाद हॉस्पिटल चिकित्सक पहुंचे वहाँ। तो ये व्यवस्था सरकार की है। जो अव्यवस्थाएं हैं इससे नाराज लोग, इसलिए मतदान कम होता है। मैं समझता हूँ सरकार की जवाबदारी भी उतनी ही है इसमें जितनी जनता की लोकतंत्र के प्रति है। सरकार अगर सही तरीके से, ईमानदारी से प्रयास करे तो प्रतिशत और बढ़ सकता है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी का रुख मैं करना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी। इससे पहले जब कांग्रेस के प्रवक्ता से हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी का एक जो फैक्टर था वो उठाया था। क्या देशव्यापी एंटी इनकम्बेंसी सच में है क्या, वाकई? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ सीन अभी तक देखने में नहीं आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वेव 2019 में दिखती थी वो वेव इस बार उतनी नहीं दिखती है। यही कारण है, कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह उतना नहीं है कि उनको लाने का जो उत्साह था वो वोटर टर्नआउट के रूप में नहीं दिख रहा है। एक चीज, दूसरा फैक्टर एक और भी है इसका। दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस के प्रति, देखिए, अगर मान लो 2 चीजें होती हैं कि कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टीज को लोग लाना चाहते हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनको उसके अगेंस्ट यानी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी तो वोट करने आना चाहिए था। तो केवल एक फैक्टर ये नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टू गवर्नमेंट है इसलिए वोटर टर्नआउट कम है। मैं ये मान के चलता हूं कि कांग्रेस जो देश में नरेंद्र मोदी के सामने है, उसने अपने मैनिफेस्टो को, अपने वादों को उस त्वरित गति से पब्लिक तक डिलीवरी नहीं कर सकी। इसके कारण उसका कैंपेन कम रहा और कैंपेन कम होने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बढ़त, उनके बड़े लीडर्स, इवन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसे लीडर हर राज्य में कई बार आए। मध्य प्रदेश के इन 9 जो सीट्स पर इलेक्शंस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ अमित शाह की विजिट हुए हैं, प्रधानमंत्री के हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी ग्वालियर चंबल संभाग को फोकस करती हुई, क्योंकि वहां उनको कुछ होप दिख रही है, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी भेजा है। और उनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये तो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज करने का बड़ा प्रयास किया है। देखिए, 9 ही सीट्स पर आप देखती हैं, इसमें 3 सीट्स हाई प्रोफाइल मानी जाती हैं। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी सत्यप्रकाश जी। आपने कहा कि जो राष्ट्रीय नेता है वो पहुंचे हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जब तक जो लोकल लीडर हैं, चाहे वो कमलनाथ है, चाहे वो दिग्विजय हैं, सब अपनी अपनी सीट पर सिमट गए। पूरे प्रदेश में किसी ने दौरा नहीं किया। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो लीडर हैं इस समय, जीतू पटवारी हैं। देखिए, उनका प्रोफाइल इन 2 लीडर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। बिल्कुल। ये 2 लीडर्स अपने इलेक्शन में ही, कमलनाथ का हालांकि फर्स्ट पेज में हुआ तो उसमें उनको बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन कुछ सीट्स पर उन्होंने विजिट किया। लेकिन दिग्विजय सिंह तो प्योरली यानी टोटली कहें अपनी सीट पर बने रहे। इसका तात्पर्य क्या है कि उन्होंने इस इलेक्शन को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने बन सीट पर यह प्रयास किया कि हर सीट को कैसे भी जीता जाए। लेकिन देखिए, ये मैंने एक चीज जरूर कहूंगा कि 3 सीट्स, गुना, राजगढ़ और बिरसा, ये एडजॉइनिंग सीट्स हैं, लगातार एक लाइन में है। ये सीट जरूर देश की हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि विदिशा में जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी वो जीत के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड जीत के लिए लड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है और उनकी पकड़ भी शिवराज सिंह चौहान की है। 15, 17, 18 साल के सीएम रहे हैं, तो उनका दावा भी वहां बनता है और रेगुलर कनेक्टिविटी रही है। लेकिन 2 सीट्स जिनमें काफी सिमिलरिटी दिख रही है, वो देखिए, दोनों ही फॉर्मर एक्स रॉयल्स हैं, दोनों ही सिटिंग मेंबर ऑफ अपर हाउस हैं, दोनों ही 2019 के चुनाव हार गए हैं। ऐसे में इनकी जो स्थितियां हैं, गुना और दिग्विजय सिंह और प्रतिष्ठा दांव पर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी और लेकिन एक चीज देखिए, एक दोनों में एक अंतर दिखा। दिग्विजय सिंह ने जो इलेक्शन कैंपेन किया वो गांधीयन स्टाइल में किया, पैदल चल के किया, अराउंड 20 to 25 किलोमीटर पर डे चले। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने उसी ग्लैमरस अंदाज में
और भीड़ भाड़ के साथ पूरे इलेक्शन कैंपेन में देखे, इवन उनकी फैमिली मेंबर्स, उनकी वाइफ और उनके बेटे, वो भी उस चुनाव में जैसे वो कांग्रेस में लड़ा करते थे। देखे, अंतर सिर्फ इतना है कि जो सिंबल है, पार्टी है, वो अलग है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, वहां पर जो उनको घेरने का प्रयास कांग्रेस ने किया है, क्योंकि पिछली बार उनको यादव वोटर से बड़ा टफ चैलेंज दिखा था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की गारंटी या नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का जो कैंपेन स्टाइल है, उस स्टाइल उनके लिए बड़ा फेवरेबल हो रहा है। क्योंकि इसीलिए कहा जा सकता है प्रधानमंत्री का जिक्र किया है, करने वाले लोग हैं, वो ये मानते चल रहे हैं भोपाल सीट भी कर देती हूं, क्योंकि भोपाल में एक बहुत लंबा रोड शो किया गया है सत्यप्रकाश जी। बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा प्रोग्राम भोपाल में रखा गया था, उसके लिए गाजे बाजे से तैयारी की गई थी और राजधानी भोपाल के साथ साथ सभी सीटों को साधने की कोशिश की गई थी। इसको लेकर मैं चाहूंगी कि आप रिएक्शन दीजिएगा। भोपाल सीट देखिए मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सत्यप्रकाश जी, फिर मैं प्रवक्ताओं के पास जाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दोरा है नहीं, कैंपेन के मामले में ना केवल वो इलेक्शन के दौरान ही कैंपेन करती है, बल्कि वो तो लगातार अपना मूवमेंट चलाती रहती है। और इसमें वो पब्लिक को कनेक्ट करने में या अपने ओपिनियन की डिलीवरी में कांग्रेस की अपेक्षा तेज दिखती है या आगे दिखती है। यही कारण है कि लोग उनके चीजों से अवेयर हो जाते हैं, जबकि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कई चीज अच्छी लाई है लेकिन नहीं ला पा रही है। देखिए, मैंने कहा कि गुना में आप देखते हैं, गुना बाकी सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिंबल अलग है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो फाइट है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली स्टेप लिया है कि उन्होंने यादव कैंडिडेट को टिकट दिया, वो उनका बैकग्राउंड भी बीजेपी से। लेकिन वहां पर इस बार जो देखा जा रहा है, ये मान के चल रही है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी आगे। देखिए, वो एक ऐसी सीट है जो देश के इतिहास में जानी जाती है। आजादी के बाद से ये सीट 2019 के इलेक्शंस के पहले बिल्कुल केवल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं, वो सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है। विजयराजे सिंधिया रही हो, माधवराव सिंधिया रहे हो, ये किसी भी दल से लड़े हो, इवन इंडिपेंडेंट लड़े हो, तो भी वहां चुनाव जीते। तो कहा यह जा सकता है कि 19 का इलेक्शन इस परिवार के लिए बड़ा झटका था, इसलिए ज्योतिरादित्य ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक चीज फिर मैं लास्ट में कहूंगा कि जो रॉयल फैमिली यानी एक्स रॉयल फैमिलीज के प्रति जो पब्लिक का ओपिनियन है, वो आजादी के बाद से अब बदल गया है। लोग केवल सत्यप्रकाश जी, एक बार वाणी आलूवालिया जी से भी, डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी से भी मैं भोपाल सीट पे जो रिएक्शन है वो लेना चाहूंगी, उसके पास आपके पास वापस आते हैं। वाणी आलूवालिया जी, जिस तरीके से भोपाल सीट की अगर मैं बात करूं तो भोपाल सीट पे आलोक शर्मा को आप लोगों ने प्रत्याशी बनाया है, जो 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि पूर्व महापौर है और उनके सामने है अरुण श्रीवास्तव। उन्हें कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप? और जिस तरीके से गुना का सत्यप्रकाश जी भी जिक्र कर रहे थे कि गुना से राव यादवेंद्र यादव को यहां पर कांग्रेस ने उतारा है, यादव वोटर्स को साधने की एक तरह से कोशिश यहां पर कांग्रेस की ओर से की गई है, उसका काट किस तरीके से बीजेपी निकालने वाली है? ये जो चुनाव है, ये एक बहुत अलग चुनाव है, ये एक माइलस्टोन होगा। ये विकास और राष्ट्रवाद को घेर कर रखा हुआ चुनाव है। विकास की नीतियां, देश को और प्रदेश को आगे लेकर जाने की नीतियां, युवा, किसान, महिला, पिछड़ा वर्ग और देश, ये सर्वोपरि होंगे। मोदी जी की नीतियां जो हैं, जो मोदी जी की गारंटी है कि अब उनका जो विचार है 2047 तक विकसित भारत का चित्र, विकसित भारत का की स्थापना हो जाए। अब नींव लग चुकी है और अब आगे की योजनाओं का क्रियान्वयन होना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आलोक जी के लिए कोई ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे कि सब जगह चर्चा है, मोदी जी और उनकी गारंटी का चुनाव है ये। जो 10 साल उन्होंने देश को इस स्थान पर लेके आने में कामयाबी हासिल की है, जहां हम देख रहे हैं कि उद्योगीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो पिछड़े वर्ग के लिए जो डेवलपमेंट, लेकिन डॉक्टर वाणी जी, कांग्रेस की तरफ से इस पूरे चुनाव को क्षेत्र के हिसाब से, लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से स्थानीय मुद्दों पर लाने की कोशिश की गई है और आपकी तरफ से लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होती है। देखिए, कांग्रेस अब एक सिमटी हुई पार्टी है जो 2019 में कितने सीटों पे लड़ी थी और आज 2024 में बैसाखी लेकर
अलायंस बनाई है उसमें गठजोड़ की पॉलिटिक्स पे उतर गई है, आधी सीटों पे लड़ रही है। उनके पास इतने प्रत्याशी तो इतनी मुश्किल से मध्य प्रदेश में ढूंढे तो राष्ट्र की बात तो करें ना हम। दूसरी चीज, कोई भी एक विकास का मुद्दा नहीं लेते हैं, ये चर्चा में बिल्कुल नहीं लेते हैं, ना चर्चा होने देते हैं। जो भी मुद्दे हैं जो इनके युवराज देते हैं आम जनता के समक्ष, वो तोड़ और काटने की पॉलिटिक्स है। चाहे वो दलित को संबोधित करते हैं कि दलित आईआईटीज में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर की ऊंची जाति वाले लोग पेपर बनाते हैं, चाहे वो 370 वापस लेने की बोलते हैं, चाहे वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अस्थिरता मिलती है, यहाँ पर इनके अंदरूनी जो मन मुटाव है वो सामने आकर दिखते हैं। ना तो महिलाएं इनके साथ काम करने में सुरक्षित होती हैं। मैं असल में बोलने वाली थी कि जो लोग कांच के घरों में रहते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, कितनी असंतुष्ट है इनकी महिला नेत्री, कितनी असंतुष्ट है और कितनी सहमी हुई है इनके प्रवक्ता। पिछले 15 दिन से हर 24 से 48 घंटे में एक महिला प्रवक्ता का कहीं ना कहीं बयान आ जाता है, महिला हूँ, पिछड़ी हूँ, प्रताड़ित हूँ। ठीक है, तो स्वदेश शर्मा जी से मैं काउंटर लेती हूँ। जो डॉक्टर वाणी जी कह रही हैं कि आप बांटने की राजनीति करते हैं और बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, इसकी बात करती है, और खासतौर पर उन्होंने महिलाओं के सम्मान की अब बात कही है। तीसरे चरण से पहले ये मुद्दा भी उठ रहा है जिससे नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तीसरा चरण चल रहा है। तीनों चरणों में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने कैंपेन, अपने मुद्दों को बदला है और यहाँ तक बदला है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करने वाली भाजपा अब प्रधानमंत्री कहने लगे हैं कि आपका मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे वो लोग जिनके 6-6 बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम पर उतर आए। अरे आप बताइए, जो खुद के मंगलसूत्र की रक्षा ना कर सके, 7-5 बच्चों को नहीं निभा सके, वो मंगलसूत्र की क्या बात करेंगे। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस कहती है मणिपुर में मैं चाहूंगी नहीं आप पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए निजी टिप्पणी मत कीजिएगा। बस मैं इतना ही बोलूंगी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। स्वदेश शर्मा जी, मैं बोलना चाहूंगी। जी बोलिए। स्वदेश शर्मा जी, बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे हैं आप? अरे आपने कुछ बोला था ना तो मैं चुप हो गया था कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं बस इतना बोल रही हूं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए आप निजी टिप्पणी मत कीजिए, बाकी अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, मैंने माननीय शब्द का प्रयोग लगाया है, प्रयोग किया है और प्रधानमंत्री भी कहा है, लेकिन ये मंगलसूत्र चिल्लाना ये क्या है? आप बताइए ना, ये क्या है? ये क्या है? क्यों नहीं? हम देश के नागरिक हैं और स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। यही स्वतंत्रता को वो खत्म करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बोलने की आजादी को खत्म करना चाहते हैं, हमारी स्वायत्तता को खत्म करना चाहते हैं, हमारी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदल देना चाहते हैं, ये चुनाव कराना बंद कराना चाहते हैं। कुल मिला के इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं और हम लगातार लड़ते रहेंगे। हमने अंग्रेजों से भी लड़ा और ये आज किस स्तर पर उतारा है? जब माननीय प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर सकते हैं तो हम स्वतंत्र देश के नागरिक, हमें बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? आप बताइए किस अनुच्छेद में लिखा है संविधान के में कि हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उस बयान को नहीं बोल सकते जो उन्होंने बोला देश के लिए? मैं इसमें टिप्पणी देना चाहूंगी ना। डॉक्टर वाणी जी, छोटा सा रिएक्शन रखिएगा, बस 30 सेकंड। जी देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, जब इंडो चाइना वॉर हुई थी तब जवाहरलाल नेहरू ने आम जनता के यहाँ आह्वान किया था कि हमारे पास पैसे नहीं है। बोलने दीजिए मुझे। ठीक है, मैं पूरा मौका दूं। अभी छोटे से ब्रेक लेना है। अभी मैं माफी के साथ आप दोनों को ही रोक रही हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ा लेंगे और इसी बीच एक बार फिर से सोनाली अपील कर देते हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालिए। बिल्कुल, और इस लोकतंत्र के महापर्व में